हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू यू ऑल इन स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है, हम इंटरनेशनल रिलेशन में हम आईआर के बारे में बात कर रहे थे। हम पॉलिटिकल साइंस के जो 5th यूनिट है उसमें हमने देखा था कि हम इंटरनेशनल रिलेशन को कवर, उस कड़ी में हमने देखा था अप्रोचेस को। और जो सेकेंड यूनिट है उसमें हम स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, नॉन स्टेट एक्टर के बारे में बात कर रहे थे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पावर। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉवरेंटी, ठीक है। और वॉर्स, ट्रेडिशनल वॉर्स, सिक्योरिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं आज ग्लोबल ईरा में, उनके बारे में हम देखेंगे। बट जो आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो पावर के बारे में है। माइंड इट, इट्स नॉट द पावर दैट यू रीड इन योर पॉलिटिकल थियरी। ये जो पावर है वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में हम शक्ति को किस तरीके से देखते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इट्स नॉट लाइक अ पावर इन पॉलिटिकल थियरी जिसमें आप जो है ना रॉबर्ट डेल इन सब के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो, आप जो है बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ते हो। इट्स अ थियरी कि कैसे पावर जो है ना वो आपके अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक्सरसाइज होता है, और उन्हीं के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन द डिस्कशन कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बिकॉज मुझे लगता है कि इफ़ यू आर फॉलोइंग द लेक्चर यू नो कि हम क्या कवर कर रहे हैं। सो लेट्स कम डायरेक्टली कि हमें कहाँ से पढ़ना है। बिकॉज जिस दिन आपको ये पता चल जाता है ना, यू विल फॉलो इट लेक्चर अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड बुक। सो द बुक विच आई रेफर्ड इज एंड्रू हेवुड। उसका यूनिट 9 इट्स कवर पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन। सो रेफर दिस बुक एज अ स्टैंडर्ड सोर्स। उसके बाद जब हम आते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन एनटीए पूछता है पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन से। सो जब भी आप देखेंगे तो पावर से रिलेटेड थिंकर्स और जो कॉन्सेप्ट्स आता है वो है आपका बैलेंस ऑफ पावर से रिलेटेड, यूनिपोलर, बाइपोलर, वर्ल्ड ऑर्डर, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जब भी पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे तो कौन से ऐसे थिंकर है ना जिन्होंने पावर के बारे में ये जो है ना सेंटेंस का, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट आ जाएगा वर्ल्ड लीडर के बारे में, और उनका जो है ना आपको समझाना है कि इन्होंने किसने किन्ने ये कहा। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उसके रिलेटेड थिंकर आते हैं। तो जब भी हम पॉलिटिकल थियरी में बात करते हैं या फिर आपको बैकग्राउंड स्टडी होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, जब आप थियरी पढ़ते होगे तो आपको जनरली जो थिंकर्स देखने को मिलते थे वो है रॉबर्ट डेल। तो रॉबर्ट डेल की जब हम बात करते थे उन्होंने पावर के बारे में हमें बहुत सारी चीजें बताई हैं। बट ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं पावर इंटरनेशनल रिलेशन। बट इससे पहले हमें जानना जरूरी है कि हमने प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग कैसे गेन की है पावर के बारे में, और हम इसको कैसे एक नई अंडरस्टैंडिंग को कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है पावर से रिलेटेड वो आप रॉबर्ट डॉल के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो। उन्होंने कहा कि जब आपकी जो क्षमता है किसी से काम करवाने की, जो वो कोई काम करना नहीं चाहता, वो क्या है, वो आपकी पावर है। यानी कि मान लीजिए कि आप ए है और यहाँ पे बी है। अगर बी जो है वो कोई काम करना नहीं चाहता, लेकिन कि आपके पास इतनी एबिलिटी है कि इसके ना चाहने पर भी आप उसको क्या कर रहे हो, पावर को यूज करके आप उनसे काम करवा रहे हो। सो दैट्स द पावर इन यू। ठीक है, ये आपके अंदर की पावर है। इट्स अ एबिलिटी, इट्स अ कैपेसिटी। ठीक है, इट्स अ एबिलिटी टू एक्सरसाइज टू टू मेक अदर वर्क फॉर यू। ठीक है, बट ये जो अंडरस्टैंडिंग है पावर का, ये था क्या था, ये जनरली कोर्सिव नेचर था। ये जो है ना पावर ओवर की बात कर रहे हैं। तो वहां पे हमारी थिंकर्स आई एना अरेंड, हैना अरेंड ने कहा कि पावर इज एक्टिंग इन अ कॉन्सर्ट। कि जब भी हम पावर की बात करते हैं तो हम व्हाई वी आर डिस्कसिंग हार्ड पावर, व्हाई वी आर डिस्कसिंग कोर्सिव पावर। ठीक है, पावर क्या हो सकते हैं, पावर शुड बी कोऑपरेटिव इन नेचर। पावर क्या होता है, कॉन्सर्ट की बात करता है, यानी कि शक्ति क्या करता है, जोड़ने की ही बात कर सकता है। और ये जो आइडिया है ना पावर का, सॉफ्टनेस की बात जो है ना पावर से रिलेटेड, ये हम जब भी बात करते थे पावर से तो हम पावर ओवर की बात करते हैं, और पावर टू जो है ना उसकी जनरली बात नहीं की जाती है। और इसी बात को ना हैना अरेंड ने पॉइंट आउट किया कि व्हाई पावर इज ऑलवेज इज अबाउट ओवर, व्हाई नॉट पावर इज टुगेदर, टुगेदरनेस की भावना क्यों नहीं की जाती है। तो यहाँ पे हैना अरेंड ने कहा कि पावर वो भी होता है जब हम मिलके काम करते हैं। ठीक है, एक्टिंग इन ए कॉन्सर्ट, आप सहयोग से जब कोई काम करते हो, अभिनय करते हो, शक्ति के रूप में जब आप साथ आते हो, दैट्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस। ठीक है, दैट्स ऑल्सो अ पावर। सो पावर इज नॉट ऑलवेज टू शोइंग योर इन्फ्लुएंस ओवर अदर, इट्स अ शोइंग योर इन्फ्लुएंस टू अदर। ठीक है, आप साथ मिलकर के कोऑपरेशन की भावना रखते हो, वो भी पावर है।
तो ये सब चीजें हमने थियरी में पढ़ दी। लॉर्ड एक्टन ने क्या दिया? लॉर्ड एक्टन ने कहा कि पावर जो होता है ना वो हमें जनरली करप्ट करता है, और जब आपके पास निरंकुश पावर होती है बिना किसी लिमिटेशन की, तो वो आपकी पावर क्या करती है, और भी ज्यादा आपको करप्ट करती है। तो ये जो है ना लॉर्ड एक्टन का कॉन्सेप्ट, जो आज के जमाने में आप देखो कि टोटलिटेरियनिज्म गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि वैसी गवर्नमेंट जिनका कोई रोक टोक नहीं है, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, ठीक है। तो पावर क्या होता है? पावर एक तरह का नशा होता है जिसमें आप क्या होते हो, देयर इज अ टेंडेंसी टू गेट करप्ट, ठीक है। यहाँ पे टेंडेंसी होता है कि आप करप्ट हो सकते हो, तो इसीलिए पावर को हमेशा क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। देयर इज सम चेक एंड बैलेंस, ठीक है, देयर इज सम चेक एंड बैलेंस, देयर इज सम लिमिटेशन, देयर इज सम अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी होना चाहिए, जिससे आपकी भ्रष्ट होने की जो संभावना है वो कम से कम रहे, ठीक है। तो इसी वजह से आप देखो कि जब आप यूएस में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस, देयर इज विद द सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। आप लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में आप देखोगे देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ चेक एंड बैलेंस, both are checking their power to each other and there is a balancing the power, ठीक है। so separation of power go along with the check and balance, ये सब चीजें हमने थियरी में पढ़ दी थी। जब हम थोड़ी सी क्रिटिकल की तरफ बढ़े तो हमें मिले ग्रामसी ने कहा, ठीक उसी तरह जिस तरह से हैना अरेंट ने अदर कॉन्सेप्ट दिया पावर के बारे में, उन्होंने कहा पावर इज ए कल्चरल हेजेमनी, ठीक है। ये पावर की जो है ना दूसरी अंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगी, वो जो है ना क्रिटिकल थिंकर्स ने दिया। उन्होंने कहा कि पावर क्या है, आप जो है ना अपने कल्चर के थ्रू दूसरे पर आधिपत्य जनाते हो, सांस्कृतिक आधिपत्य क्या है, वो आपका पावर है। ये सब चीजें आपने अपने बैकग्राउंड नॉलेज में गेन कर ली है ऑलरेडी। जस्ट फॉर अ ब्रशअप मैंने ये आपको एक आइडिया दिया ताकि बाकी बच्चे भी हमारे साथ आ जाए, जिन्होंने कभी मान लीजिए कि कोई जो है ना वो मैनेजमेंट से आ रहा है पावर को पढ़ने के लिए, तो उन्हें भी थोड़ी सी ग्लिम्स, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस में पावर की बात की जाती है। डिफरेंट थिंकर्स और डिफरेंट नजरिया दिया उन्होंने पावर को समझने में, ठीक है। लेकिन जब हम पावर इन आईआर की बात करते हैं, जब इंटरनेशनल रिलेशन में बात करते हैं, तो ये पावर आपके पॉलिटिकल थियरी से कंप्लीटली अलग हो जाता है, क्योंकि हम बात यहाँ पे कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं वो है स्टेट, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि स्टेट भी हो, क्योंकि हमने सिविल सोसाइटी के बारे में बात की थी, हमने कॉर्पोरेट्स की बात की थी, हमने इंडिविजुअल एक्टर्स की बात की थी। तो अब ये सब चीजें क्या हो रही है, ग्लोबल एरिना में प्ले हो रही है पावर की, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने थियरी पढ़ा था, तो पावर को थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग से समझने के लिए जब हमने देखा था, रियलिज्म पढ़ा था, तो रियलिज्म में हमने देखा तो कैसे जो रियलिज्म है, जो यथार्थवादी थिंकर है, वो जो है वो जोर दे रहे हैं किन किन चीजों पे, पावर पे, इंटरेस्ट पे, इन सब चीजों पे ना ये बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, और ये उनके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जैसे कि हमने कि क्लासिकल रियलिज्म के बारे में बात की थी, तो क्लासिकल रियलिज्म में हमें मिलते हैं नेशनल इंटरेस्ट इज इन टर्म ऑफ पावर्स। हमने मॉर्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल की बात की थी, ठीक है। तो मॉर्गेनथाउ ने अपने प्रिंसिपल में कहा था कि जो आपका इंटरेस्ट है, आपकी जो इंटरेस्ट है वो आपकी क्या है, पावर है। तो जब भी उन्होंने इंटरेस्ट को डिफाइन किया, तो आप ज्यादा से ज्यादा पावर को गेन करो, आपकी जो नेशनल इंटरेस्ट उतनी ही ज्यादा गेन होगी, उतनी ही ज्यादा फुलफिल होगी। तो क्लासिकल रियलिज्म ने क्या किया, नेशनल इंटरेस्ट को पावर के रूप में देखा। फिर हम रियलिज्म के बारे में जब आगे बढ़े, नियो रियलिज्म ने क्या कहा, नियो रियलिज्म ने कहा कि स्टेट इज ऑलवेज इन द एक्ट ऑफ टू गेन अ रिलेटिव पावर, यानी स्टेट क्या करता है, हमेशा सापेक्ष शक्ति को ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करता है। और ये जो रिलेटिव पावर का कॉन्सेप्ट है, ये आपको केनेथ वॉल्ज के कॉन्सेप्ट से मिलता है, नियो रियलिज्म के कॉन्सेप्ट से मिलता है, ठीक है। तो नियो रियलिज्म याद रखें, आर से रियलिज्म, आर से रिलेटिव पावर। और लिबरलिज्म किन की बात करता है, लिबरलिज्म बात करता है एब्सोल्यूटिज्म की, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको कॉन्सेप्ट्स याद रखनी होगी। फिर उसके बाद जब हमने आगे बढ़ा, जब हम आगे देख रहे थे, तो हमने एक और बात की थी बैलेंस ऑफ पावर की, कि किस तरीके से जो राज्य होते हैं, वो जब एक राज्य जब अगर राइज हो रहा है, तो उनको क्या करते हैं, अलायंस फॉर्म के, दे आर ट्राइंग टू बैलेंस ईच अदर। और ये चीजें हमने देखा था चाइना और यूएस के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पावर में क्या होता है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दी थी कि देयर इज अनार्की इन इंटरनेशनल रिलेशन। और वो क्या होते हैं, पावरफुल कंट्री क्या करते हैं, जो राइजिंग कंट्री को क्या करते हैं, दे आर ट्राइंग टू बैलेंस ईच अदर, ताकि जो है ना स्टेबिलिटी बनी रहे, ताकि जो है ना आप जो है ना इंटरनेशनल रिलेशन में जो पावर की जो ये है वो
शांति तरीके से स्टेबल वे में चलती रहे। तो ये बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ कर लिया था, हमने पहले ही कर लिया था रियलिज्म में जब हमने डिस्कस किया था। तो रियलिज्म क्या करता है, वो पावर को इस तरीके से देखता है। रियलिज्म, उन्होंने कहा, क्लासिकल रियलिज्म ने कहा कि जब हम इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं दैट मीन्स यू आर कैप्चरिंग मोर एंड मोर पावर। न्यू रियलिज्म ने कहा, क्या कहा कि स्टेट क्या करता है, रिलेटिव पावर के को गेन करने की कोशिश करता है, यानी कि उनकी जो पावर होती है वो हमेशा दूसरे कंट्री के सापेक्ष में रहती है, रिलेटिव इन नेचर रहती है। फिर हमने बैलेंस ऑफ पावर की बात की कि किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक कंट्री दूसरे कंट्री को क्या करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है। फिर जब हम आगे बढ़े थे तो देयर इज वन मोर थिंकर, यानी कि जब हमने नियो रियलिज्म की बात की थी तो हमने देखा था कि दो शाखाएं इसमें आ गई थी। ठीक है, दो शाखाएं जो थी, एक पहली आपकी शाखा थी वो थी आपकी ऑफेंसिव रियलिज्म, ठीक है, और दूसरी शाखा थी डिफेंसिव रियलिज्म की। डिफेंसिव रियलिज्म में ही हम देखते थे केनेथ वॉल्ज को, ठीक है, और केनेथ वॉल्ज ने क्या कहा था कि स्टेट इज अ सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर। हमेशा स्टेट क्या करता है, सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, बट जब हम ऑफेंसिव रियलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कहते हैं कि स्टेट क्या करता है, पावर को मैक्सिमाइज करता है। तो यहाँ पे स्टेट को पावर मैक्सिमाइजर के रूप में देखा गया, यानी कि स्टेट को ना केवल अपनी सिक्योरिटी की अपनी रक्षा करनी है, उसको धीरे धीरे क्या करना है, एक्सपेंड भी करना है, एज ए पावर को एक्यूमुलेट भी करना है। ये बातें कौन कहा, ऑफेंसिव रियलिज्म, यानी कि आप उनमें देखोगे मियर साइमर। ठीक है, उन्होंने कहा कि स्टेट क्या करता है, स्टेट इज ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज द पावर फॉर इट्स सर्वाइवल। ठीक है, तो स्टेट क्या करता है, हमेशा अपने पावर को क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है अपने सर्वाइवल के लिए। हमने ये भी देखा था कि रियलिज्म क्या करता है, 3S की बात करता है, यानी 3 चीजें जो है ना उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है कि स्टेट अपने स्टेटिज्म को मेंटेन करता है, अपने सॉवरेनिटी को मेंटेन करता है। दूसरा होता है सर्वाइवल, उनको सर्वाइव करना है किसी भी हाल में। और तीसरा होता है सेल्फ हेल्प, यानी स्टेट क्या करता है, अपनी रक्षा खुद करने की कोशिश करता है। दैट शुड नॉट बी डिपेंड अपॉन अदर कंट्री दैट दे विल कम एंड सेव मी। सो ऑफेंसिव रियलिज्म कहता है कि स्टेट हमेशा क्या करता है, सर्वाइवल के लिए पावर को मैक्सिमाइज करता है। और यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन पावर द स्टेट टेंशन इंक्रीज एंड क्रिएट सिक्योरिटी डायलेमा। लेकिन जब स्टेट पावर को गेन करता है, ये सब बातें रियलिज्म ने कहा था। रियलिज्म किस तरीके से पावर को देखता है, इसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टेट ठीक है पावर को मैक्सिमाइज करता है, बट एक स्टेट अगर पावर को मैक्सिमाइज करता है तो दूसरा स्टेट वहां पे चुपचाप बैठा नहीं रहता है, वो भी क्या करता है, उसके अंदर ये संदेह आता है कि मान लीजिए कि एक स्टेट के पास न्यूक्लियर पॉलिसी है, न्यूक्लियर वेपन्स आ गया, तो दूसरा स्टेट होता है ना, उसकी सिक्योरिटी जो है ना खतरे में आ जाती है। तो सिक्योरिटी फॉर वन स्टेट कैन बी बिकम इनसिक्योरिटी फॉर अदर। ठीक है, और इसी वजह से वो क्या करता है, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू परस्यू इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। सो इस तरीके से सिक्योरिटी डायलेमा, यानी कि आप कहो इसको सुरक्षा दुविधा का स्थिति पैदा हो जाता है अंतरराष्ट्रीय विषय में। और इसी तरह से जो शक्ति के पीछे जो होता है ना जोर, वो हमेशा चलती रहती है, खींचातानी हमेशा चलती रहती है। और इसी को कॉन्टेक्स्ट में हम समझ सकते हैं, देयर इज अ कंडीशन ऑफ सिक्योरिटी डायलेमा इन द इंटरनेशनल रिलेशन टू अचीव मोर एंड मोर पावर। ये चीजें हमने रियलिज्म में डिस्कस की थी। ये सब चीजें जो है ना रियलिज्म में हमने पढ़ ली थी, और कैसे हम इसको पावर के रूप में, कैसे हम इस थियोरी को पावर के चारों तरफ घुमा के पढ़ रहे हैं, ये चीजें इसी तरीके से कहते हैं ना कि थियोरी, आप जिस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, थियोरी क्लियर रहेगा, तो आप उन चीजों को ना थियोरी के थ्रू देखोगे। ठीक है, तो ये जो है ना ये आपका अंडरस्टैंडिंग है पावर के बारे में इन इंटरनेशनल रिलेशन। रियलिज्म की बात हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी थियोरी जो हमारी बच गई वो है लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म। ठीक है, तो मार्क्सिज्म में जब आप जनरली देखोगे वो है क्रिटिकल थियोरी। क्रिटिकल थियोरी में आ जाते हैं हमारे ग्रामसी साहब। ग्रामसी साहब क्या करते हैं, उन्होंने पावर को एक अलग तरीके से देखा और उन्होंने कहा पावर क्या है, पावर कुछ नहीं, एक हेजेमनी का रूप है। ठीक है, हेजेमनी क्या होता है, ये जो है ना एक तीसरा डायमेंशन है, तीसरा आयाम है पावर का। अब जरूरी नहीं है कि पावर जो है ना आप हमेशा आपको दिखता ही है, देयर इज अनदर डायमेंशन जिसको कहते हैं ना लेंथ, विड्थ, हाइट। तो आपको ये तीसरा डायमेंशन उन्होंने दिया कि किस तरीके से पावर जो है ना हम पे एक्सरसाइज किया जाता है बिना हमें देखे हुए, विथ आवर कंसेंट, जिसमें हमारी क्या होती है, साइलेंट कंसेंट रहती है और हमें लगता है कि वी आर जस्ट डूइंग। ठीक है, बट वो हमें क्या किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। तो उन्होंने
आइडिया दिया हेजेमनी का। देयर इज अ थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर जहां पे हमारे कंसेंट को क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है विद द डोमिनेंट ग्रुप। चाहे वो डोमिनेंट ग्रुप आपका स्टेट हो गया, चाहे वो डोमिनेंट ग्रुप कोई भी एक्टर हो गया, तो वो क्या करते हैं, हमारे कंसेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारे कंसेंट को वो क्या करते हैं, तब्दील करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि वी आर जस्ट एजुकेटिंग, बट एक्चुअली वो एजुकेशन कहाँ से आ रहा है। क्रिटिकल थिंकर्स क्या कहते हैं, वी नीड टू क्वेश्चन अपॉन द एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि नॉलेज कहाँ से आ रहा है, व्हाट्स द ओरिजिन ऑफ द नॉलेज, वी नीड टू क्वेश्चन बिकॉज दैट कैन बी ऑल्सो बी पोल्यूटेड। तो इस तरीके से जो है ना, हमें हर नॉलेज को क्वेश्चन करना है कि उसको उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। जैसे मान लीजिए जब आप रियलिज्म पढ़ रहे थे तो उन्होंने अनार्की की बात की थी, तो इन्होंने कहा कि ये जो अनार्की है ये क्या है। जैसे आपने कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ा तो उन्होंने कहा कि अनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, ये अनार्की जो है ना स्टेट क्या करता है, अपने लिए अपने फायदे के लिए बनाता है। रॉबर्ट कॉक्स ने कहा था थियरी इज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पज, उसका कोई कारण होता है। तो ग्रांसी ने हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया कि ये जो पावर आप देख रहे हो ना, पावर जो होता है ना एक अलग तरीके का पावर होता है, वो क्या करना चाहता है, हमारे कंसेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है और हमें लगता है इट्स आवर कॉमन सेंस, but actually our common sense is become uncommon because it is manufactured by other and we think we are still a common person। ठीक है, तो ये जो ओरिजिन है आपके नॉलेज का, that need to be question, ठीक है, that need to be look critically। ठीक है, तो यहाँ पे जो डोमिनेंट ग्रुप या तो आपका स्टेट हो सकता है या फिर कोई कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर दूसरे कंट्री हो सकते हैं, सो दैट्स आर कमिंग अंडर द डोमिनेंट ग्रुप। नाउ व्हेन वी कम टू द पोस्ट मॉडर्निज्म, हम देखते हैं वहां पे फूको ने क्या कहा, फूको ने कॉन्सेप्ट दिया गवर्नमेंटलिटी का, कि किस तरीके से जो आज का राज्य है वो हमें अलग तरीके से क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है। यू कैन सी द सीसीटीवी कैमरा अराउंड योरसेल्फ and still we are saying that we are secure because the power is now hidden। ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, वो है आपका नॉलेज इज पावर, कि वन हु हैज नॉलेज, वन हु हैज कंट्रोल ओवर द नॉलेज, दे हैव द रियल पावर। ठीक है, नॉलेज इज पावर कॉन्सेप्ट्स गिवन बाय द पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर फूको, और उनके विचारों को हमने पहले ही पोस्ट मॉडर्निज्म जब पढ़ रहे थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस तरीके से पावर को हमने थियरी के बेसिस पे क्या किया, अंडरस्टैंड किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जब हम बढ़ेंगे तो पावर का जो कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने थियरी के हिसाब से देखा, अब ये पावर का कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। तो जब भी हम अंतरराष्ट्रीय विषय में पावर के कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये क्या है, ये जो विचार है इसको कभी भी हम न्यूट्रल तरीके से देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे ना पावर का कॉन्सेप्ट्स हर किसी ने अलग अलग तरीके से दिया है। ठीक है, तो देयर इज अ कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट्स, यानी कि उस वो मीनिंग जिसका मीनिंग क्या होता है, चेंज होते रहता है समय के साथ, समय के साथ जिसने दिया उसके साथ, जिस संदर्भ में दिया उसके साथ वो चेंज होते रहता है। सो दैट्स कम अंडर द कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये चेंज होते रहता है समय के साथ, या फिर जिस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया, जिस काले में दिया गया उसके हिसाब से चेंज होते रहता है। तो दैट्स द पावर इज अ कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट्स, इट वेरीज एंड चेंज ओवर टाइम। ठीक, डिस्क्रिप्शन बेस्ड अपॉन द इंट्रिंसिक मॉरलिटी एंड वैल्यू। होता क्या है, क्योंकि जब आप पावर को डिफाइन करने लगते हो, पावर को जब आप डिफाइन करते हो तो जो डेफिनेशन आप देते हो वो आपके नैतिकता पर डिपेंड होती है, वो आपके क्या होती है, मूल्यों पर आधारित होती है। और जरूरी नहीं होता है हर मूल्य, जब हम किसी यूनिवर्सल डेफिनेशन की बात करते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय विषय में सारे राष्ट्र के मूल्य जो है ना समान है। तो हर राष्ट्र के मूल्य क्या होते हैं, वेरी करते हैं, हर राष्ट्र के वैल्यू जो होते हैं ना अलग अलग होते हैं। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ कंटेस्टेशन बिटवीन द डेफिनेशन ऑफ पावर, और इसी वजह से पावर की एक सटीक डेफिनेशन आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में। बट फिर भी कोशिश इसलिए किया गया जब लैसवेल ने कहा गया इट्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। ठीक है, किसी ने कहा कि ये इन्फ्लुएंस करने का एक एबिलिटी है, आपके अंदर कितना क्षमता है कि आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। फिर किसी ने कहा इट्स अ कैपेसिटी टू एक्ट, कि आप किस तरीके से ना एक्ट कर सकते हो, वो भी आपका क्या है, पावर है। किसी ने कहा, जोसेफ नाइन ने कहा सॉफ्ट पावर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ पावर। तो उन्होंने एक अलग तरीका दिया पावर को समझने के लिए। फिर उन्होंने कहा स्मार्ट पावर, जिसमें सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का ही मिश्रण आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से समय के साथ विद द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द राइज ऑफ टाइम, द आइडिया ऑफ द पावर हैज बीन इवॉल्व। ठीक है,
और ये आइडिया धीरे धीरे इवॉल्व होने लगे। बट बात यहाँ पे आके रुकी कि देयर इज नो कंसेंसस बिहाइंड द वन डेफिनेशन ऑफ पावर। एक कोई खास डेफिनेशन हो, इस पे किसी की एक खास सहमति नहीं बनी। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय विषय में देयर इज नॉट अ सिंगल डेफिनेशन, चाहे आप स्टेट का देख लो, चाहे आप जस्टिस का देख लो, चाहे आप लिबर्टी का देख लो, चाहे आप पावर का उठा के देख लो। सो देयर इज नॉट वन सिंगल डेफिनेशन, बिकॉज चाहे आप सिक्योरिटी का देख लो, देयर इज अ डिफरेंट आइडिया विद इन अ वन सिंगल कॉन्सेप्ट। ठीक, सो देयर इज अ नो कॉन्सेंसस अबव दिस थियरी ऑफ पावर। बट फिर भी हमें अंडरस्टैंड करना है एज ए स्टूडेंट ऑफ आईआर, एज ए स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल थियरी। तो जब हम अंडरस्टैंड करने लगते हैं तो पावर के बारे में हमें क्या पता चलता है, लेट्स हैव अ लुक। तो पावर में जब भी हम बात करते हैं तो क्वेश्चन आपसे जनरली पूछता है कि इनमें से कौन जो है ना टेंजिबल फॉर्म ऑफ पावर है और इनटेंजिबल फॉर्म ऑफ पावर है। ठीक है, तो टेंजिबल जनरली आप देखने को मिलते हैं जो आप टच कर सकते हो, ठीक है, जो आपके फिजिकल फॉर्म में आपके चारों तरफ महसूस हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग टेंजिबल फॉर्म ऑफ पावर कहते हैं। जैसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, मान लीजिए कि आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है, इनमें से पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेंजिबल फॉर्म ऑफ पावर फॉर द स्टेट। तो यहाँ पे पावर का जो है रूप है, कौन सा जो है ना मूर्त फॉर्म में है, ठीक है, और कौन सा अमूर्त फॉर्म में है, ठीक है, ये आपको पहचानना है। तो जब भी हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, ऑफ कोर्स दैट कैन बी सीन, टच एंड ऑल दीज थिंग्स। सो इस तरीके से ज्योग्राफी को रखा गया, रॉ मटेरियल जो आपके पास रिसोर्सेज है, दैट्स आल्सो कम अंडर द टेंजिबल फॉर्म ऑफ पावर। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या जो है ना, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, अच्छा एक चीज और है, एक चीज ये है कि पॉपुलेशन भी क्या है, जनरली कुछ कंट्री अब कहते हैं कि पॉपुलेशन इज नॉट अ रिसोर्सेज, बट आप कोस्टा रिका में जाके देखो, ठीक है, कोस्टा रिका में जनरली जो गवर्नमेंट है, दिस इज द रिचेस्ट कंट्री, ठीक है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, rather than investing on the defense, they are now investing on the education and health of the people, and that's why the people are now empowered enough that this country is rising. So in this way your population is now changed into a capital, but for more poor country now population is like a burden। ठीक है, तो किस तरीके से आप जो है ना अपने यूथ पॉपुलेशन को धीरे धीरे एम्पावर करके उनको क्या कर सकते हो, you can change into a form of resources। So population, technology, these are come under the tangible form of, जो आपको देखते हैं, जो आप कुछ महसूस करते हो, जो आपको चारों तरफ दिखते हैं। बट जब हम इनटेंजिबल फॉर्म की बात करते हैं तो जनरली हम अमूर्त पावर की बात करते हैं, और वो कौन कौन से, वो है आपकी आइडियोलॉजी, वो है आपकी विचारधारा, ठीक है, वो है आपका मोरल, वो है आपका लीडरशिप, ठीक है, ये सब आपके इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऑल राइट, सो जब भी हम इंटेंजिबल फॉर्म की ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, सॉरी इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ पावर की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं पर्सनालिटी, ठीक है, लीडर्स की पर्सनालिटी, या फिर ऑर्गेनाइजेशन की कितनी इफिशियंसी है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ना गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के 3 रूप आप देखोगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। सो किस तरीके से दे आर ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ, दैट्स आल्सो कम अंडर द इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ पावर। क्वालिटी ऑफ द डिप्लोमेसी, किस तरीके से इफिशिएंट डिप्लोमेसी है, तो आपकी जो है देयर इज अ लेस चांसेस टू गेट इन्वॉल्व इन द वॉर, ठीक है, तो सुलह बहुत आसानी से हो जाती है। सो दैट्स कम अंडर द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फॉर्म ऑफ पावर। ये जो है वो टाइप्स ऑफ पावर है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको क्या करना है, इनमें से आपको 1 मैन आउट करना है। सो इस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फॉर्म ऑफ पावर के बारे में। तो समय के साथ हम देखेंगे कि ये जो पावर का कॉन्सेप्ट है, ये जो टाइप्स है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, दिस इज नाउ गेट चेंजिंग। अब किस तरीके से चेंज हो रहा है, लेट्स हैव अ लुक। तो जब भी हम ट्रेडिशनल की पावर की बात करते हैं तो हमने देखा कि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर है वो क्या किया जाता है, उसको हम देखते हैं जनरली कोअर्सिव इन नेचर। वो जनरली ओवर की बात करते हैं, पावर ओवर। ये किससे होगा, ये आपको वो सब चीजें आपको देखना, जैसे आपके टैंक हो गए, मिलिट्री वेपन्स हो गए हैं, ठीक है। सो ये जनरली ऑब्जर्वेबल होते हैं, आप उनको देख सकते हो, जैसे टेंजिबल फॉर्म ऑफ पावर दैट आर ऑब्जर्वेबल, they are considered as the traditional form of power। all the tangible form of power, all the वास्तविक, और जितने भी वास्तविक जो चीजें आपको दिख रही हैं रिसोर्सेज,
दैट्स आर कम अंडर द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पावर, हार्ड पावर हो गए, ठीक है। सो दैट्स आर द योर ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पावर। एक्चुअल पावर जो आपको दिख रही है कि स्टेट के पास क्या पावर है, कितनी मिलिट्री सरकार है, कितनी मिलिट्री है सरकार, कितना इफिशिएंट है, दैट्स कम अंडर द एक्चुअल पावर। आप कितना उसको क्वांटिफाई कर सकते हो, जैसे आप मिलिट्री को गिन सकते हो, आप अपनी इकोनॉमी को काउंट कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ जीडीपी। सो दैट्स कम अंडर योर ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पावर। बट जब हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर की बात करते हैं, जब हम आज की पावर की बात करते हैं, तो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट जो है ना चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? आज की पावर क्या है? इंटेंजिबल है। दीज आर नाउ अमूर्त, जिनको कहते हैं ना, ये सब चीजें अमूर्त हो रही हैं। जैसे सॉफ्ट पावर, जैसे योगा, जैसे बॉलीवुड, जैसे हॉलीवुड, ये सब चीजें जो है ना, ये कंट्री धीरे धीरे रेज कर रही है और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बेनिफिशियल होती है। जैसे बहुत सारे कंट्री अब क्या कर रहे हैं, 6G में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कंट्री क्वांटम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कंट्री स्पेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दीज आर नाउ गोइंग टू बिकम योर सॉफ्ट पावर और दीज आर नाउ बिकम अ मॉडर्न पावर। तो आपकी पोटेंशियल पावर, फ्यूचर में आपकी क्या पोटेंशियलिटी है, क्या कैपेसिटी है, दैट्स कम अंडर द पोटेंशियल पावर, आपकी छिपी हुई पावर, ठीक है। और ये छिपी हुई पावर, जैसे कि आप देखो वियतनाम वॉर हुआ, ठीक है, तो जनरली अब ऐसा नहीं होता है कि कोई कंट्री जो होता है पावरफुल होता है तो दे आर गोइंग टू बी द राइड ओवर द अदर कंट्री। वियतनाम वार में आपने क्या देखा? वियतनाम वार में आपने देखा कि डिस्पाइट हैविंग द मोस्ट पावरफुल डिफेंस, मोस्ट पावरफुल राइजिंग कंट्री, यूएस इज नॉट एबल टू कन्क्वेर वियतनाम, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ना आपकी लैटेंट पावर होती है ना, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन यू गो विन द वॉर। सो ये सब चीजें जो है ना मॉडर्न पावर के नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू पावर, किस तरीके से ये जो पावर है वो चेंज हो गए, बेसिक्स देखेंगे कितने टाइप्स ऑफ पावर होते हैं, और उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, PYQ देखेंगे। टिल देन आई एम टेलिंग यू प्लीज गो एंड ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू पावर, ताकि आपकी थियरी जो है ना और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो। यहाँ के लिए आज हम अभी छोड़ रहे हैं, बट प्लीज गो एंड लुक इनटू द थियरी रिलेटेड टू पावर। इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे पावर की जो आइडिया है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, ये जो है ना आपका आज का टास्क है। सो लेट्स हैव अ नेक्स्ट मीटिंग जहाँ पे हम पावर से रिलेटेड PYQ को देखेंगे। हैव अ गुड प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट।